Hello, dear students. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your science classes. So, students, in our last class, we have learned about the measurement and we have seen that we have different units for the measuring of length. For example, for shorter distances, we use centimeters, and if we want to measure long distances, we use kilometers. So, I hope you all have revised those topics, and now we are going to continue our chapter from this class. So, in this class, we are going to start with the topic measurement of length. So, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ. सो जब भी हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग राइट यूनिट का ही सिलेक्शन जो है वो करें, क्योंकि बच्चों सोचो अगर हम लोग लॉन्ग डिस्टेंसेस को मिलीमीटर्स के अंदर नापने लग गए तो हमारा आंसर जो है वो बहुत बड़ा आने वाला है, राइट. एंड वो एक तरीके से इनकन्वीनियंट हो जाएगा, हम लोग उस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे. सो इसलिए हम लोग जब भी किसी चीज को मेजर करने जाते हैं तो हमको उसके लिए राइट यूनिट्स का सिलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है. So now बच्चों, the second important aspect of measurement is actually doing the measurement. We use tools like rulers, measuring tapes, meter rods to measure length. अब बच्चों सबसे पहला स्टेप तो ये था कि हम लोग करेक्ट यूनिट को यूज करें. अब सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि हम एक्चुअल में मेजरमेंट जो है वो परफॉर्म करें. और हम लोग ये मेजरमेंट कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? डिफरेंट टूल्स के साथ, जैसे कि रूलर, मेजरिंग टेप एटसेट्रा. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ समथिंग टू द अदर इज कॉल्ड लेंथ. अब लेंथ एक्चुअल में है क्या? जब हमारा डिस्टेंस एक एंड से दूसरे एंड तक का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोला जाता है? लेंथ. सो नाउ जब भी हम लोग यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को लेंथ को मेजर करने के लिए एक्यूरेटली, तो उस टाइम पे हमको कुछ प्रिकॉशंस जो है वो ध्यान में रखने चाहिए. फॉर एग्जांपल, जब हम लोग यूज कर रहे हैं रूलर को तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको अलाइन करके रखें प्रॉपरली, यानी कि वो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, वो एकदम सीधा होना चाहिए, राइट. देन अगर रूलर हल्का सा भी टूटा हुआ है या खराब है तो हमारा जो मेजरमेंट है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हमारा मेजरमेंट हमेशा एक क्लियर मार्क से स्टार्ट होना चाहिए, जो कि एकदम भी टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको मेजर करना है, हम लोग मेजर कर रहे हैं 4 सेंटीमीटर मार्क से 10 सेंटीमीटर मार्क तक, तो इसका मतलब ये लेंथ कितनी होने वाली है? सो ये लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि 4 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर. सो इसलिए हमारी आईज जो है वो डायरेक्टली अबव द पॉइंट होनी चाहिए जिनको हम मेजर करना चाहते हैं, नहीं तो हमारी रीडिंग्स जो है वो इनकरेक्ट आ जाएगी. So now students, next we have using a divider to measure length. So बच्चों, अभी हमने देखा कि हम किस तरह से रूलर का यूज करके चीजों को मेजर कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिवाइडर का यूज करके चीजों को मेजर कर सकते हैं. सो डिवाइडर क्या है? ये एक टूल है जिसको हम लोग यूज करते हैं डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए बिटवीन द 2 पॉइंट्स. सो नाउ बच्चों, डिवाइडर को हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं ज्योमेट्री के अंदर. एंड ज्योमेट्री के अंदर हम लोग डिवाइडर का यूज इसलिए सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि डिवाइडर हम लोगों को लेंथ जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर दे देता है. सो डिवाइडर कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंटेड लेग्स जॉइंड एट अ हिंज. सो नाउ बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास डिवाइडर के पास क्या है? यहाँ पर 2 पॉइंटेड एंड्स है, राइट. सो इन लेग्स को हम क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं वेरियस डिस्टेंसेस पर. So once the divider is correctly placed, एक बार जब डिवाइडर अच्छे से प्लेस हो जाता है, सो अब हम उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब किया तो हमारी मेजरमेंट जो है वो चेंज हो सकती है. सो एनी मूवमेंट ऑफ द डिवाइडर कुड लीड टू इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स. सो अगर डिवाइडर के अंदर कोई भी मूवमेंट आती है तो उससे होगा क्या? इनएक्यूरेट मेजरमेंट्स जो है वो हो सकती है. सो वी यूज अ रूलर टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बाय अलाइनिंग इट विद द डिवाइडर. सो ना बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग यूज करते हैं रूलर को मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, एंड इसमें हम क्या करते हैं? हम डिवाइडर को एकदम प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं. सो नोट करना है हमको मेजरमेंट वेयर द सेकेंड टिप ऑफ द डिवाइडर लाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. अब बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर नोट करने वाले हैं मेजरमेंट को, जो कि सेकेंड टिप पर है. सो अब हमारे 2 पॉइंट्स आए, हमारे पास 2 टिप्स है, ये रहे
हमारे पास दो टिप्स, एक पॉइंट को हम लोग ए मार्क करेंगे, दूसरे पॉइंट को हम बी मार्क करेंगे एंड इस तरह से हमारे रूलर पर जो मेजरमेंट आएगा यही क्या है, हमारे दो डिवाइडर के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। सो डिवाइडर्स प्रोवाइड्स हाई एक्यूरेसी इन मेजरिंग लेंथ्स। अब हम लोग क्यों डिवाइडर पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइडर एक्चुअल में एकदम एक्यूरेट लेंथ जो है वो मेजर कर देता है। अगर वो मेजरमेंट के टाइम पर स्टेशनरी है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, तो वो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। देन वी हैव मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। सो बच्चों स्ट्रेट लाइंस को मेजर करना बहुत ईजी होता है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कर्व लाइंस को मेजर करने में। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं कर्व लाइन को मेजर करने के लिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को रखेंगे अलोंग दी कर्व लाइन। सो जो हमारी कर्व लाइन है उसके पास हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्ट्रिंग को, ये रहा हमारा स्ट्रिंग, हम इसको वहां पर रखेंगे। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम केयरफुली रिमूव करेंगे स्ट्रिंग को एंड ले करेंगे उसको स्ट्रेट, यानी कि इस तरह से एकदम सीधा हम लोग हमारे स्ट्रिंग को प्लेस करेंगे। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे रूलर का, जिससे हम मेजर करेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को। एंड सी, ये रही हमारे पास कर्व लाइन, ये रहा हमारा स्ट्रेट स्ट्रिंग एंड स्ट्रेट स्ट्रिंग के जस्ट ऊपर हमने क्या करा, हमारे रूलर को रख दिया ताकि ये हमको करेक्ट मेजरमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सके। सो ये मेजर्ड लेंथ जो है वो हमको अप्रोक्सीमेट लेंथ बता देगी हमारी कर्व लाइन की। सो हो सकता है कि इसमें हमारा जो मेजरमेंट है वो हल्का सा वेरी कर जाए, बट ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम गलत हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट हमारे करेक्ट आंसर्स के नियरेस्ट आंसर ही हमको प्रोवाइड करेगी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव अनदर एक्टिविटी। सो यहाँ पे हमारा एम क्या है कि हमको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। सो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक रूलर चाहिए, एक मेजरिंग टेप चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, एक स्केच पेन चाहिए और एक लीफ चाहिए। तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वेवी और कर्व लाइन एक पीस ऑफ पेपर पे एंड इसके पास ही हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को रख देंगे कर्व लाइन के अक्रॉस एंड हम ये मेक श्योर करेंगे कि हर पार्ट जो है वो कवर करे, मतलब एवरी पार्ट शुड कवर दी कर्व लाइन। नाउ अब हम मार्क करेंगे पॉइंट स्ट्रिंग के ऊपर जहां पर ये कर्व लाइन जो है वो स्टार्ट होती है और एंड होती है। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट करेंगे स्ट्रिंग को और हम इसको रूलर से मेजर करेंगे या फिर हमारे मेजरिंग टेप से। देन हम लोग मेजर करने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्क्स ऑन द स्ट्रिंग। सो हम लोगों ने जो हमारे स्ट्रिंग के ऊपर दो मार्क्स लगाए हैं, अब हम उसको मेजर करने वाले हैं। सो अब हम ट्राई करेंगे ड्रॉइंग डिफरेंट कर्व लाइंस लाइक द आउटलाइन ऑफ अ लीफ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम एक बार ट्राई करते हैं कि कोई दूसरी कर्व लाइन ट्राई करें, जैसे कि लीफ की आउटलाइन। सो अब हम इसको मेजर करेंगे मेजरिंग टेप से डायरेक्टली इफ द कर्व लाइन इज नॉट टू लॉन्ग। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्टेप्स को रिपीट करेंगे टू मेजर देयर लेंथ्स ऑफ डिफरेंट कर्व्ड लाइन। सो इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं। नाउ बच्चों, अब आप लोगों के पास एक ब्रश अप सेशन है जिसमें आपको कुछ कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। सो हमको कन्वर्ट करना है 2500 मीटर्स को इनटू 4 किलोमीटर्स। सो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोगों को पता है कि 1000 मीटर किसके इक्विवेलेंट है 1 किलोमीटर के। सो अब 2500 मीटर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 2.5 किलोमीटर के। सो इस तरह से आपको यहाँ पर इन कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करना है। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है मोशन एंड मोशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज मूव कर रही होती है। सो एक ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में होगा इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब क्या है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार जो है वो रोड पर मूव कर रही है, वो मोशन में है, बट किसके रिलेशन में, जो ट्रीज उस रोड पे स्टेशनरी खड़े हुए हैं उसके रिलेशन में। सो इसका मतलब हमारे आसपास जरूर ऐसी कोई ना कोई चीज होती है जो कि स्टेशनरी होती है। जैसे कि बच्चों मैं यहाँ पर मूव कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे को बोलोगे कि यस मैम आप मोशन में हो, बट आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं मोशन में हूँ, क्योंकि मेरे पीछे एक बोर्ड है जो कि क्या है, स्टेशनरी है, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा, बट मैं अपनी जगह से मूव कर रही हूँ, तो इसका मतलब मैं मोशन में हूँ इन रिस्पेक्ट टू दिस बोर्ड। Now, similarly, when we sit at our desk and read book, we are in relation to our chair or desk. When an object moves, its position in relation to another object changes over time. So इस तरह से बच्चों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी, एंड उसकी पोजीशन कैसे चेंज होगी, इन रिलेशन टू ऑब्जेक्ट, इन रिलेशन टू द अनदर ऑब्जेक्ट ओवर टाइम।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार मूव करती है बिल्डिंग से अवे, डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द बिल्डिंग वो क्या है, वो इंक्रीज होता रहेगा। सो ना बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो मोशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी कार जो है वो बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, राइट। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कार जो है वो स्टॉप साइन के रिलेशन में भी मूव कर रही है। जैसे कि अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, बट जैसे ही थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो बढ़ गया। कार जो है वो पहले इस साइन के जस्ट सामने थी, बट अब ये उससे आगे मूव कर चुकी है। सो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होना चाहिए एंड एक ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंजेस ओवर टाइम। सो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तभी बोलेंगे जब उसकी पोजीशन विद टाइम क्या होगी, चेंज होगी इन रिस्पेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। सब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन, पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसलेशन मोशन की। सो ट्रांसलेशन मोशन कब होता है, व्हेन एवरी पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये सेम डिस्टेंस से ही मूव कर रहा होता है ओवर द सेम टाइम। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ट्रांसलेशन मोशन तभी होगा जब हर पार्ट ऑब्जेक्ट का सेम डिस्टेंस से ही मूव करेगा ओवर दी सेम टाइम। सो इमेजिन करो कि एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे और एक चाइल्ड जो है वो स्लाइड डाउन हो रहा है एक स्लाइड पे, और एक बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है जस्ट अबव हिज हेड इन द स्काई। सो ट्रांसलेशन मोशन को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में, रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। अब रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस मोशन के लिए हम लोगों को स्ट्रेट पाथ ही चाहिए, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक कार जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट रोड पे। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कर्वीलिनियर मोशन। एंड कर्वीलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ कर्व्ड पाथ, यानी कि टेढ़े मेढ़े पाथ पर जब एक ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको बोला जाता है कर्वीलिनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक बर्ड जो है वो स्काई में उड़ रही है एंड इसी पाथ को क्या बोला जाएगा, कर्व्ड ट्रैजेक्टरी। All right. So now next we have hands-on learning. So हमारे पास एक और activity है and let's see the aim of this activity. So we have to observe the motion of various objects around you and classify them as similar and dissimilar motions. So अब हम क्या करेंगे, हम हमारे आसपास के जितने भी objects है इनके motions को देखेंगे, इन लोगों के motions को observe करेंगे and इनको classify करेंगे कि ये similar है या फिर dissimilar motions है। सो ना बच्चों अब हमको मटेरियल क्या चाहिए, हमको एक पेंसिल चाहिए, हमको एक नोटबुक चाहिए। सो प्रोसीजर क्या है, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो कि मोशन में है हमारे आसपास, एंड उसके बाद हम हमारी ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल के अंदर फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है मोशन में। सो एक मैन जो है वो स्ट्रेट ट्रैक पे जा रहा है। सो सिमिलर मोशन हमको किसका देखने को मिल रहा है, कार का। सो इस तरीके से आप अपने ऑब्जर्वेशंस को फिल करोगे एंड आपको कंक्लूजन क्या मिलने वाला है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे आसपास मोशन में हैं और ये डिफरेंट वेज में मूव करते हैं। सो इसको समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन में। Now students, next we have rotational motion. So rotational motion कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करता है। So different parts of the object move different distances in the same amount of time. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि different parts जो कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे लोग different distances को कवर करते हैं but same time interval के अंदर। For example, includes the blades of rotating fan. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हमारे फैंस के अंदर देख सकते हैं। ऑल्सो मेरी गो राउंड एंड ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, रोटेशनल मोशन के। सो रोटेशनल मोशन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव सेम डिस्टेंस ओवर गिवन टाइम इंटरवल। सो बच्चों अब होता क्या है, रोटेशनल मोशन के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं करते हैं एक सेम टाइम इंटरवल के अंदर। सो वी हैव पिकअप मोड। सो मेरी गो राउंड्स, इनको सबसे पहले यूज किया गया था 17th सेंचुरी के अंदर एंड क्यों इनको यूज किया गया है, सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए, जिससे वो अपने बैलेंस को और अपनी एजिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। सो ओवर टाइम ये जो है वो बन गया एक फन अट्रैक्शन जिसको लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने लग गए, बट इसका पर्पस जो है वो कुछ और था।
सो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी हैव अनदर एक्टिविटी। सो इसमें हम लोग ये शो करने वाले हैं कि जब भी बॉडी किसी रोटेशनल मोशन में जाती है सो उसके पार्ट्स जो है वो सेम डिस्टेंस मूव नहीं करते हैं गिवन टाइम इंटरवल में। सो यहाँ पर मटेरियल्स क्या चाहिए हमको, न्यूज़पेपर, 3 स्केच पेन जो कि डिफरेंट कलर्स के हैं, एडहेसिव टेप, स्ट्रिंग, रूलर, डोर एटसेट्रा। नाउ प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे हमको सबसे पहले प्लेस करना है न्यूज़पेपर को डोर के नीचे, देन हम लोग उसको फिक्स करेंगे एक एडहेसिव टेप के साथ। देन अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्लोज करेंगे डोर को और फिक्स करेंगे स्केच पेन को, सो दैट हम लोग इस केस के लिए एडहेसिव टेप्स का यूज कर सकते हैं। सो बच्चों अब हम प्लेस करेंगे हमारे फर्स्ट पेन को सबसे पहले नियरेस्ट हाइंज के साथ, देन हम लोग सेकंड पेन को रखेंगे मिडल में एंड थर्ड वन को रखेंगे आउटर एज पे जो कि न्यूज़पेपर को टच करेगा। नाउ जेंटली अब हम डोर को ओपन करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कर्व लाइंस को जो कि ये स्केच पेन के अंदर हमको देखने को मिलेगी। सो अब जब हम स्ट्रिंग और रूलर से मेजर करेंगे तो लेंथ जो आएगी ये कर्व लाइंस की वो सेम नहीं आएगी। सो बच्चों ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि हम लोग नोटिस करेंगे कि लाइंस जो आई है 3 स्केच पेन से ये डिफरेंट लेंथ की है एंड शॉर्टेस्ट लेंथ किसकी है जो कि नियर हाइंज पे था। नाउ अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इनका मेजरमेंट जो है वो भी बढ़ता जाएगा। देन कंक्लूजन क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये देखने को मिलता है कि रोटेशनल मोशन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है एंड ये डिफरेंट पार्ट्स जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते हैं सेम टाइम इंटरवल में। नाउ नेक्स्ट वी हैव पीरियोडिक मोशन। सो टाइप ऑफ मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। सो बच्चों एग्जाम्पल आप लोगों ने स्विंग को देखा होगा, आप लोगों ने पेंडुलम को देखा होगा। सो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, अपने मोशन को रिपीट करते रहते हैं फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर। नाउ ऑल्सो द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये भी क्या है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल है। सो नाउ बच्चों मूवमेंट ऑफ वेव्स इन द ओशन एंड ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन के। नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉन पीरियोडिक मोशन। सो नॉन पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट नहीं करता है फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे। सो इसको हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे कि कार जो कि एक रोड पर चल रही है, या बर्ड फ्लाई कर रही है, या बच्चे खेल रहे हैं, या फिर हम लोग जॉगिंग पे जा रहे हैं। सो ये सब किसके अंदर आता है, नॉन पीरियोडिक मोशन में, क्योंकि ये सारे मोशन जो है वो फिक्स टाइम इंटरवल पे खुद को रिपीट नहीं कर रहे होते। सो इन एवरीडे लाइफ हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन हम लोगों को हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, बर्ड जो है वो फ्लाई कर रही है ट्रांसलेशन मोशन में जो कि एक नॉन पीरियोडिक है। देन द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, वो एक रोटेशनल मोशन है एंड साथ में वो एक पीरियोडिक मोशन भी है। सो नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव थॉट शावर। सो नाउ जस्ट think about it, why do butterflies change direction while flying even though they do not fly in straight line like toy planes and move in various direction, sometimes fast sometimes slow? So now बच्चों अब आपको इस चीज के बारे में सोचना है कि क्यों बटरफ्लाइज जो है वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती रहती है उड़ते हुए, जबकि वो तो स्ट्रेट लाइन में भी नहीं जा रही होती एक एरोप्लेन्स की तरह या किसी की तरह, बट स्टिल वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। कभी वो फास्ट मूव करने लग जाती है, कभी वो स्लो मूव करने लग जाती है। सो बच्चों बटरफ्लाइज अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बार बार इसलिए चेंज करती रहती है ताकि एक तो वो अपने प्रेडेटर से बच पाए, यानी कि वो एक जिगजैग टर्म्स में जाती है ताकि कोई भी प्रेडेटर उसको आकर पकड़ ना पाए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी डायरेक्शन को चेंज करती है। So now students, here we have wrap up. So early transportation उसमें क्या था, we had to walk and by using boats we can travel we used to travel distances, and also हमारे पास animals थे जैसे कि donkeys, horses and camels जो कि हमारा सामान उठाते थे and larger distances तक travel करते थे। Then invention of wheel हुआ जिसकी वजह से हम लोगों ने loads को ज़्यादा उठाना शुरू किया and जल्दी travel करने लग गए। Then हमारे पास steam engine आया and steam engine से हमारे पास power trains आई and boats आई जो कि और भी ज़्यादा fast travel कर सकती थी। Then हमारे पास modern ट्रांसपोर्टेशन है जैसे कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, स्पेसक्राफ्ट, एंड ये सारी चीजें जो है वो अब हमको अलाउ करती है कि हम लोग आउटर स्पेस को भी एक्सप्लोर कर पाए। देन हमारे पास मेजरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट हम लोग डिस्टेंसेस को समझ सके और साइजेस को एक्यूरेटली मेजर कर सके। देन हमारे पास टूल्स है जैसे कि रूलर्स और मेजरिंग टेप जिसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, एंड देन हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स भी है हमारी लेंस को मेजर करने के लिए। देन मोशन
हमारे पास डिफरेंट तरीके के मोशन थे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, एंड इन सारे मोशन को हम हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं. So now students, on the basis of the chapter, you have this exercise over here in which you have few questions, then accession reasoning, then you have case study, and you have prescribed questions. So I want you all to complete this exercise, and this completes our chapter. I hope you all have understood this chapter, and now I'm going to meet you in the next class. Till then, take care. Bye bye.